8वें भाव के स्वामी बृहस्पति दूसरे भाव या 11वें भाव में जाके बैठ गया, तो धन नष्ट हो जाएगा या लाभ नष्ट हो जाएगा। 11वां भाव लाभ का है, दूसरा भाव धन का है। सर इसका मतलब ये है कि 6th, 8th और 12th में जो कि बुरे स्थान माने गए, उनके अंदर शुभ ग्रह अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं। सौम्य ग्रह नहीं, वहाँ क्रूर मार्स, शनि, कोई भी ग्रह हो, अष्टमेश चाहे शुभ हो चाहे अशुभ ग्रह हो, दूसरे भाव में और 11वें भाव में बैठ गए तो लाभ को नष्ट कर देंगे, धन को नष्ट कर देंगे। ऐसे लोग संपत्तियों को जमा नहीं कर सकते। राहु भी विधर्मी बनाता है, मंगल भी नवम भाव में विधर्मी बनाता है, पर ये पूरा सच नहीं है। सर यहाँ पे मैं राजयोग की बात करना चाहूँगी कि एक कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो ये बताएंगे कि ये चार्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मान लीजिए गज केसरी हो गए, वो राजयोग होना जरूरी नहीं है। जीवन में सफलता के मुकाम तक पहुंचा दे वो तो गज केसरी हो गए, गज और केसरी के जिसमें लक्षण हो। पर राजा की कृपा होनी जरूरी, राजयोग अगर है तो। सर कुछ गणमूल नक्षत्र भी होते हैं ना जिन्हें बहुत नेगेटिव माना जाता है कि अगर इनके अंदर बच्चा पैदा हो गया तो वो परिवार के लिए बहुत बुरा होगा। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए आज के इस एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कशन में मैंने आपके चार्ट में ऐसे क्या प्लेसमेंट्स हैं जो कि ये बताते हैं कि आपका चार्ट बहुत पावरफुल है। मैंने लग्नों की, नक्षत्रों की, दशाओं की, डिविजनल चार्ट्स की बात की है, राजयोगों की बात की है, योगों की बात की है, जो कि ये बताते हैं कि आपका चार्ट बहुत ही ब्लेस्ड है। 5th हाउस, 9th हाउस का क्या रोल है, बहुत ही डिटेल्ड आज का ये डिस्कशन है। सो आई एम श्योर अगर आपको देखना है कि आपका चार्ट कितना पावरफुल है तो आज का पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके 5th हाउस और आपके 9th हाउस में कौन से प्लैनेट्स हैं, आपकी कुंडली में कोई योग बन रहा है, कौन सा लग्न है आपका, कौन सा नक्षत्र है। आज ये सब हमने डिस्कस किया है और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सतीश शर्मा जी जो कि एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं। सर अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। धन्यवाद। सर आज मैं आपसे बहुत ही पावरफुल और ब्लेस्ड कुंडली जिन्हें बोलते हैं ना, उसके कुछ साइंस जानना चाहूँगी कि हम इतने राजयोगों की बात करते हैं, पंच महापुरुष राजयोग, गज केसरी योग, और एक कुंडली पिछले जन्मों से इतना पुण्य लेकर आ रही है कि इतना लकी चार्ट और इतनी पावर, इतना फेम उसे मिला। तो आपके अनुसार, आपके एक्सपीरियंस में कौन से वो चार्ट्स होते हैं जो बहुत ही आपके अनुसार ब्लेस्ड कुंडलियाँ हैं? और मैं चाहूँगी मेरे सारे व्यूअर्स अपनी कुंडली से मैच करें, पॉइंटर्स बनाएं आज के इस डिस्कशन के बाद। दरअसल ब्लेसिंग के दो पैमाने हैं कि ब्लेसिंग्स भौतिक संपत्तियों या सांसारिक सफलताओं को लेके है या आध्यात्मिक सफलताओं को लेके है। मैं मेरे एक जीवन भर का अनुभव बताता हूँ कि ज्योतिष की एक अष्टक वर्ग पद्धति होती है, उसमें हम ये लोग ये गणना करते हैं कि जिसके किसी ज्योतिष के 12 भावों में से किसी भाव में ज़्यादा अष्टक वर्ग बिंदु हों तो उस भाव के फल सबसे ज़्यादा मिलते हैं। यस। और मैंने परमहंस, विवेकानंद, ये इस कैटेगरी के लोगों की जन्मपत्रिकाओं में पंचम भाव जन्मपत्रिका का, जिसको कि संचित कर्मों का खाता बोला जाता है, उसमें उनके बिंदु बहुत कम मिलते हैं। अगर किसी के पंचम भाव में 20 ही बिंदु हैं तो ये मान लेना कि वो बहुत प्रसिद्ध संत होने की स्थिति में पहुंच सकता है। तो पैमाने अलग हो गए। पंचम भाव में सिर्फ 20 बिंदु। 20 बिंदु ओके, ये तो वीक हो गया ना। पर उसके कर्म नष्ट हो गए ना, वो मोक्ष मार्गी हो गया। ओके। हम लोग भारतीय लोग, हमारे राजा महान नहीं है, जंगल की इस कुटिया में बैठा वो साधु महान है जिसने सारे संसार का त्याग कर दिया है, और राजा परामर्श लेने उसके पास जाता था। तो जिसके पास कुछ भी नहीं है वो राजा से भी बड़ा हो गया। तो आपके पैमाने क्या हैं? आप अगर बड़े सेठों की बात करोगे तो उनके पंचम भाव में बहुत ज़्यादा बिंदु मिलेंगे, या वो भाव या उस भाव से संबंधित ग्रह बहुत बलवान मिलेगा, जिसका भौतिक सफलताओं के रूप में प्रतिफलन इसी जन्म में हो सकता है, अगर उसको नवम भाव की महादशा अंतर्दशाएं आने वाली हों तो। संचित कर्मों का वह खाता जिसका फलन शुरू हो चुका है वो प्रारब्ध कहलाता है।
जी। हम जन्मपत्रिका में नवम भाव से उसको देखते हैं। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण या संचयमान कर्म, जिसको हम दशम भाव से देखते हैं। अब हम जो लोग बात कर रहे हैं, ये दशम भाव का फल है, क्रियमाण कर्म या संचयमान कर्म है। इसका फल हमको आगे कभी मिलेगा। हम दोनों के बारे में बात करते हैं। तो हम पहले भौतिक, मटीरियलिस्टिक, जो बहुत ही पावरफुल चार्ट होता है, उसमें क्या क्या लक्षण होंगे सर? लक्ष्मी चंचला ज्यादा है अष्ट लक्ष्मी में से। यस। लक्ष्मी बहुत जल्दी घर बदल रही हैं। हाँ, रुकती नहीं है। वो बड़ी बड़ी जागीरों वाले तो रह गए और कंप्यूटर में बंद नॉलेज वाले उनसे आगे निकल गए। चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे वो TCS हो, चाहे वो कोई भी। आप देख रही हैं लक्ष्मी बड़ी जल्दी घर बदल रही हैं। कल तक जो महान थे आज जमीन पर आ गए। और छोटे से मकानों में अगर अच्छी वास्तुशास्त्र है उसका, तो वो महान होते चले गए। महलों वाले तो नीचे आ रहे हैं, साधारण मकानों वाले ऊपर जा रहे हैं। ये उनके संचित कर्मों के कारण है। तो पहला तो नियम ये हुआ कि पंचम भाव अगर शक्तिशाली है तभी अन्य भावों के फल ढंग से मिल सकेंगे। ये रूल नंबर 1 है। ओके। So I am asking you that all other houses of horoscope are subordinate to your 5th house. वो आज्ञा नहीं देंगे तो आपको भौतिक सफलता नहीं मिलेगी। दूसरा, जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आपको घी और च्यवनप्राश खिला के 100 साल नहीं दे सकता। हाँ। अगर आपको 100 साल पाने हैं तो मुझे एक उम्र के बाद कफ, पित्त और वात निकालने पड़ेंगे। अगर वो कफ, पित्त, वात हमारी जीवन शैली में आ गए, अनाचार के रूप में, अत्याचार के रूप में, दूसरों की संपत्ति का हरण करने के रूप में, या दुर्गुण आ गए, या उसका मकान है खाली प्लॉट तो 100 साल का है, पर उसमें आपने देवताओं के उल्लंघन करके और निर्माण कर लिए, तो वो कफ, पित्त, वात आ गए। तो जन्मपत्रिकाओं के कारण आचार व्यवहार में जो दोष आ गए उनका निवारण करना पड़ेगा, और उधर वास्तुशास्त्र में मकानों को ठीक करना पड़ेगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? आपने जन्म लिया, आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, आप अमीर हैं इसलिए ज़्यादा ऑक्सीजन थोड़ी लेंगे, और मैं गरीब हूँ इसलिए कम ऑक्सीजन लूँगा, प्राणवायु। फिर आपको पानी की जरूरत पड़ी, तो आप अमीर हैं तो ज़्यादा पानी थोड़ी पिएंगे, या मैं कम पानी पीऊँगा गरीब होने के कारण। फिर आपको भूख लगी, आप अमीर हैं इसलिए ज़्यादा रोटियाँ थोड़ी खाएंगे, और मैं गरीब हूँ, मैं कम में गुजारा न हो। तो ये अंतर कहाँ से आया? ये अंतर आप में और हम में कैसे आया? आप अमीर इसलिए हुए, आप राजा इसलिए हुए कि आपके पास महल हैं, अट्टालिकाएँ हैं, जागीर है, गांव हैं, राष्ट्र हैं, और मैं गरीब किस लिए? कि मैं बैंक से लोन लेने जाता हूँ मोटरसाइकिल के लिए, और मैनेजर से कहता हूँ मेरे पास तो भैंस ही है, इसको गिरवी रख लो, वो नहीं रखता। कोलेटरल सिक्योरिटी दो, जमीन लाओ गिरवी रखने के लिए। तो क्या हम ये मान लें कि जन्म जन्मांतर के अभुक्त कर्मों का प्रतिफलन भूमि से ही होता है? जमीन कभी न्यूट्रल नहीं होती, या तो उत्थान कराती है या पतन। तो मैंने 2 विषय बताए। आचार व्यवहार में दोष हैं तो आपकी भौतिक सफलताएं कम हो जाएंगी, और भूमि संबंधी दोष हैं तो भी भौतिक सफलताएं कम हो जाएंगी। तो इधर तो हम कहते हैं श्रेष्ठ मानव बनो, उधर हम कहेंगे गजपृष्ठ मकान बनाओ। ये टर्मिनोलॉजी है, दक्षिण और पश्चिम भारी तो गजपृष्ठ। तो जन्म पत्रिका में गलत अवरोध आ जाए जिसमें आपकी सफलता सीमित हो जाए, उसमें ऋषियों ने 3 भावों का विवरण दिया है। कौन से? 6ठा, 8वां और 12वां। दुष्टान। ये अगर कहीं ऑपरेट हो गए लाइफ में तो समझ लो कि सफलता को लिमिट कर दिया। आप क्या क्या खोटे काम करके आए हो उस पर भगवान नियंत्रण रखते हैं, ग्रह नियंत्रण रखते हैं, और वो वैसा ही फल इस जन्म में दे देते हैं। उदाहरण के लिए 8वें भाव के स्वामी बृहस्पति दूसरे भाव या 11वें भाव में जाके बैठ गया, तो धन नष्ट हो जाएगा या लाभ नष्ट हो जाएगा। 11वां भाव लाभ का है, दूसरा भाव धन का है।
सर इसका मतलब ये है कि 6th 8th और 12th में जो कि बुरे स्थान माने गए उनके अंदर शुभ ग्रह अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं, सौम्य ग्रह नहीं, वहाँ क्रूर मार्स शनि कोई भी ग्रह हो, अष्टमेश चाहे शुभ हो चाहे अशुभ ग्रह हो, दूसरे भाव में और 11वें भाव में बैठ के तो लाभ को नष्ट कर देंगे, धन को नष्ट कर देंगे। ऐसे लोग संपत्तियों को जमा नहीं कर सकते। कोई बड़ी ब्लेसिंग्स हो जाए, मिल जाए तो कर सकते हैं ऐसे। अगर क्रूर ग्रह भी 6th 8th 12th के लॉर्ड होकर 2nd या 11th में बैठते हैं तो वो अच्छा धन संचय नहीं कर सकते, करोड़ों कमाएंगे करोड़ों गंवाएंगे। और अगर नीच के बैठे हो तो पहले ये देखना पड़ेगा नीच भंग तो नहीं है। जी। नरेंद्र मोदी को वृश्चिक लग्न है, उनका सही डेटा मेरे पास है। चंद्रमा की महादशा में नीच भंग चंद्रमा का था, प्रधानमंत्री बने, और अब मंगल की दशा चल रही है, उसमें प्रधानमंत्री बने हैं, चल रहे हैं जी। तो नीच भंग हो गया तो वो तो इनाम दे देगा, वरदान दे देगा। सर हमने 5th हाउस को समझा, हमने 6th 8th 12th को समझा, 9th हाउस का भी पास्ट लाइफ से बहुत रिलेशन माना जाता है। 9th हाउस क्या रोल प्ले करता है? आप संशोधन करें, 9th हाउस का पास्ट लाइफ से संबंध नहीं है। पास्ट लाइफ के कर्मों का प्रतिफलन इस जन्म में जो हो रहा है उसका 9th हाउस से संबंध है। ओके। संचित कर्मों का वह खाता जिसका प्रतिफल शुरू हो चुका है। अच्छा, कमाई धमाई नौकरी जो सारी, रिजल्ट्स आपने पूरे जन्म में कर्म किए, जो रिजल्ट्स इस जन्म उनमें में से मिलेंगे, कुछ इस जन्म में जो वो फल है वो 9th 9th हाउस है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए अगर 9th हाउस जीवन में ऑपरेट नहीं हुआ तो संचित कर्मों का वह भाग जो आपके लिए लाभदायी है, धर्म कर्म अध्यात्म, वो ऑपरेट नहीं होगा। आपको कल्पना करनी चाहिए कि इस जीवन में कम से कम 9th लॉर्ड की दशा तो आए ही आए, वरना सफलता सीमित रह जाएगी। क्योंकि गुरु भी नहीं मिलेंगे आपको, पार ले जाने वाले गुरु भी नहीं मिलेंगे। हम 2-3 बार गुरु बदलते हैं लाइफ में। पंचम भाव के अधीन जन्म से। यहाँ भारतीय विद्या भवन में एक बार मैं पढ़ा रहा था तो एक महिला ने मेरे लेक्चर में कुछ प्रतिवाद किया कि सबसे बड़ी गुरु माँ होती है। मैं कहा, आ जाओ मंच पर, ये बताओ कि गुरु से पहले माँ सबसे बड़ी गुरु, मैं मानता हूं, पर ये बताओ जब 1 महीने का बच्चा हंस रहा है उसको कौन सिखाता है? कौन गुरु सिखाता है? वो 3 दिन का बच्चा अपने अंगूठे को पकड़ के मुंह में ले जाता है, 3 दिन का 5 दिन का, वो किस गुरु ने सिखाया उसको? उसके गत जन्म की स्मृतियां हैं, ये जेनेटिक मेमोरीज हैं जो कन्वे हो जाती हैं और बच्चा उनके अधीन काम करता है विदाउट। अनैच्छिक क्रियाएं जितनी भी हैं गत जन्म के कर्मों के परिणाम हैं। तो पहला गुरु तो पंचम भाव हो गया, स्मृतियां या माता के जरिए। फिर आपने शिक्षा दीक्षा देने के लिए भेज दिया बच्चे को, वो 9वां भाव हो गया। फिर आपको गुरु की सर्च यहाँ होती है जब 10वें भाव की दशाएं ऑपरेट होती हैं, संचयमान और क्रियमाण कर्म है। उसमें आप अपने गुरु से स्वतंत्र होकर, विद्या गुरु कई हो सकते हैं पर मंत्र गुरु एक ही होता है। 10वें भाव के प्रभाव में व्यक्ति नए गुरु की तलाश करता है। उस क्रम में हो सकता है पिछले गुरुओं को छोड़ दे। अब उसने तो फिजिक्स भी पढ़ाई, मैथमेटिक्स भी पढ़ाई, इकोनॉमिक्स पढ़ाई, सब कुछ पढ़ाया, तो कई विद्या गुरु हो गए ना। अब उसको मोक्ष चाहिए तो मंत्र गुरु की तलाश में 10वें भाव की दशांतरदशा तय करती है कि अपना गुरु किसको बनाए, कहाँ से बनाए। सर हम 10th हाउस पे भी आएंगे, बट मैं 9th हाउस क्या एक अच्छा 9th हाउस बनाता है उस पर भी मैं बात करना चाहूँगी कि किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए तो इस जन्म में वो 9th हाउस के थ्रू किस प्रकार दिखेंगे? उसको कोई योगी गुरु मिलेंगे, योगी गाइड मिलेंगे, रोज मेंटर मिलेंगे, गॉड फादर मिलेंगे, गॉड मदर मिलेंगे 9th हाउस से प्रभाव में। और कौन कौन से प्लैनेट्स इन्वॉल्व होंगे सर? कोई सा भी, 9 के 9 प्लैनेट्स हो सकते हैं। राहु भी विधर्मी बनाता है, मंगल भी 9वें भाव में विधर्मी बनाता है, पर ये पूरा सच नहीं है। राहु जब कृपा करते हैं तो वो भी महान बना देते हैं। राहु ने अमृत चख लिया था, केतु ने अमृत चख लिया था, वो यज्ञ भाग के अधिकारी हो गए, उनको ब्रह्मा की सभा में बैठने का अधिकार है। वो उतना ही कुछ दे सकते हैं जितना शुक्र और बृहस्पति दे सकते हैं। राहु को आप गाली क्यों देते हैं? वो सब कुछ दे सकते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री अगर राहु बना सकते हैं तो व्हाट मोर यू वांट। ऋषि कहते थे राहु में पतन हो जाएगा, पर राहु को साध लो तो राहु अमृत भी दे देंगे आपको।
कैसे साधेंगे? मंत्र, मणि और औषधि, ये 3 उपाय ग्रहों को साधने के। मंत्रों से, मणि और औषधि। जो यज्ञ काष्ठ होती है ना ग्रहों की, जैसे सूर्य की मदार है आंकड़ा, ऐसे बृहस्पति की पीपल है, अश्वत्थ, शनि की शमी वृक्ष है, खेजड़ी कहते हैं उसको। तो हर ग्रह की अलग अलग यज्ञ काष्ठ होती है। राहु की दूर्वा है, केतु की घास है। घास और दूर्वा में फर्क होता है। तो उनकी आहुतियां उन तक पहुंचती हैं जी। तो ग्रहों को ऐसे साधें। अब साहब मंत्र का क्या मतलब है? तो मैं तो जब लोगों से मंत्र कहता हूं तो साहब 11 माला पढ़ लें। तुमने देवताओं को बेवकूफ समझ रखा है क्या? तुम संसार के महल चौबारे चाहते हो और 11 माला पढ़ लें। तुम तो ऐसा बता रहे हो जैसे 1 मंत्र पढ़ोगे 1 रुपये दे देंगे वो। ऐसा नहीं होता है। ग्रहों को साधने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। इसके लिए हमको वैदिक पद्धतियों में जाना होगा। लंबे लंबे जो अनुष्ठान बताएं, पुरस्चरण शब्द आते हैं, वो आपको करने पड़ेंगे। सर, इसी से मैं 10th हाउस की बात करना चाहूँगी। हमारे कर्म का भाव इसे माना जाता है, और अगर किसी को बहुत ज़्यादा अपनी कुंडली में पावर देखनी है तो वो कर्म के थ्रू कैसे रिफ्लेक्ट होगी? तो 10th हाउस का क्या रोल आता है? 10th हाउस ये तय करेगा कि आप क्या कर्म करेंगे। तो संचयमान कर्म और संचित कर्म में ये अंतर है। आम धारणा ये है, या विद्वान लोग भी कहेंगे कि साहब जो कुछ भी प्री डिटरमाइंड है और हम कुछ भी नया नहीं करते। पर ज्योतिषियों का एक बहुत बड़ा वर्ग, ऋषियों का एक बहुत बड़ा वर्ग ये कहता है कि अगर आपको ग्रहों ने आज्ञा दी है जन्म पत्रिका में, तो दशम भाव में वर्णित विषयों को अपनाकर हम कुछ कर्मों को करके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। ऐसा एक मार्ग है। उसकी ज्योतिष गवेषणाएं दी गई हैं। जैसे बृहस्पति दशम भाव को देख रहे हैं, तो ये मान के चलना पड़ेगा कि जीवन में कभी न कभी कोई अचानक, चाहे देख रहे हो, चाहे दशम भाव में बैठे हो, चाहे दशम भाव से किसी भी तरह से संबंध रख रहे हो, तो उनके जीवन में कभी न कभी कोई आश्चर्यजनक परिवर्तन आएगा और रूट ही चेंज हो जाएगा। ये दशम भाव से ही संभव है। यानी पंचम भाव और नवम भाव में तो आपको करना पड़ेगा। यू हैव नो फ्री विल। ओके। पर दशम भाव आपको फ्री विल की इजाजत देता है। किस प्रकार? ऐसे देता है कि पिता डॉक्टर नहीं बने, उसने बेटे को जबरन डॉक्टर बनाना चाहा, उसने MBBS पास कर लिया, बाद में उसने लाइन बदल ली और वो चुनाव लड़ा और नेता हो गया या IAS में चला गया। ही इज अप्लाइंग हिज फ्री विल। पिता माता के खिलाफ जाके भी, जब तक पिता माता की मर्जी के अधीन था, उसने डॉक्टरी करी। क्या ये सच नहीं है कि आज जितने लोग भी व्यवसाय कर रहे हैं उनमें से 50% भी ऐसे नहीं जो अपनी ली हुई डिग्री के अनुसार कर रहे हों? एक बड़ा वर्ग वो काम कर रहा है जो कि उसकी डिग्री से उसका संबंध नहीं है। करिए इसका स्टेटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन कीजिए। मेरा तो जीवन बीत गया सब देखते हुए। तो वो जो शार्प चेंजेस आते हैं लाइफ में, अच्छे या बुरे, वो दशम भाव देता है। सर, और कौन कौन से प्लैनेट्स का रोल होना चाहिए 10th हाउस में जो कि एक बहुत पावरफुल और ब्लेस्ड चार्ट बनाते हैं? 10th भाव का शुद्ध होना, चाहे कोई पापी ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो, अगर वो ग्रह शक्तिशाली स्थिति में है, जैसे शनिदेव उच्च राशि में है, तो साधारणतः सभी होरा ग्रंथ जो भविष्यवाणी करने वाले ग्रंथ हैं ये मानते हैं कि 75% तक शुभत्व आ जाता है उनमें, बल्कि ज़्यादा भी आ जाता है। अगर ग्रह अपने परमोच्च की स्थिति में हो जाएं, उच्च नवांशों में आ जाएं, तो उनका पापत्व नष्ट हो जाता है, शुभत्व आ जाता है। तो उतने बड़ा फल दे सकते हैं जितना शुक्र और बृहस्पति दे सकते हैं। इसलिए किसी भी ग्रह को पापी मत मानिए। क्या पता वो शुद्ध और अच्छे हो गए और अच्छे रिजल्ट देने की स्थिति में आ गए। ओके सर, क्या दशाओं का रोल मैं यहाँ पे समझना चाहूँगी कि कौन सा ऐसा समय होगा कि आपकी कुंडली में एक पर्टिकुलर ग्रह की दशा आई और उसने आपको इतना कुछ दे दिया? वो कहते हैं ना कि दशा वो टाइम पीरियड है जब वो प्लैनेट अपना प्रॉमिस पूरा करने आता है। तो दशा को कैसे डिकोड किया जाए? 2 तरीके हैं, 2 पद्धतियाँ हैं जिसको आमतौर से ज्योतिषी लोग प्रयोग में लाते हैं। एक तो ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स, कि एक जन्मपत्रिका में ग्रह घूमते घूमते कब अपने अच्छी स्थिति में आ जाएं, उनकी अपनी राशियों में, इनमें। तो एक कहावत है कि 12 साल में घूरे के भी दिन बदलते हैं। बृहस्पति जब 12 साल बाद उसी राशि में आते हैं तो परिवर्तन चाहते हैं।
दूसरा दशा आ जाए, केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों की दशा अगर हो तो जीवन में अच्छे पॉजिटिव चेंजेज आते हैं, उत्थान कारक। पर यह बात पूरी तरह से केंद्र और त्रिकोण दोनों पर शामिल नहीं है। त्रिकोण पर तो शामिल है, चाहे उसके स्वामी नीच के ही ग्रहों पर कुछ ना कुछ उन्नति लाएंगे, सफलता लाएंगे पहले से ज़्यादा। पर केंद्र के स्वामी ऐसा नहीं करते। मान लो केंद्र के स्वामी कोई शुभ ग्रह हो गया तो केंद्राधिपत्य दोष कहलाएगा। शुभ ग्रह का मतलब शुक्र, बृहस्पति, चंद्रमा है, तो उल्टा फल देना शुरू कर देंगे। केंद्राधिपत्य दोष का मतलब ग्रह चवन्नी रह गया है, 1/4 भी परिणाम नहीं। लोग खुश हो रहे हैं साहब हमारे तो केंद्र के स्वामी हैं और ये रिजल्ट देंगे, जबकि रिजल्ट पाप फल देना शुरू कर देते हैं, उनका शुभत्व नष्ट हो जाता है। दूसरा, त्रिकोण के स्वामी हमेशा शुभ फल देते हैं। क्योंकि केंद्राधिपत्य दोष की टक्कर में त्रिकोणाधिपति का दोष नहीं गढ़ा गया ऋषियों द्वारा। क्यों? क्योंकि त्रिकोण का अधिपति हमेशा शुभ फल देते हैं। त्रिकोण के 3 भाव हैं, लग्न, पंचम और नवम। इनमें क्रमशः ये शक्तिशाली होते चले जाते हैं। तो नवम भाव इसमें सबसे शक्तिशाली, यानी उस जीवन काल के लिए नवम भाव सबसे शक्तिशाली है। परंतु जमाने के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो किसी की लग्न 100 रुपये ही देने वाली हो तो 100 रुपये से ज़्यादा तो 9th हाउस भी नहीं दे सकता। तो इसलिए उसका टोटल लाइफ का स्टेटस क्या है वो लगन तय कर देती है। उस स्टेटस की सफलता तक 9th लॉर्ड आपको रिजल्ट दे जाते हैं। आप चाहो साहब लग्न 100 रुपये देना चाहती है और 9th लॉर्ड के स्वामी 200 रुपये दे दें, ऐसा नहीं होता। सर, अब मैं राजयोग की बात करना चाहूँगी। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में ऐसे कौन से राजयोग हैं जो कि एक बहुत ही पावरफुल चार्ट दिखाते हैं? जो हमने एक बहुत प्रॉमिसिंग कुंडली की बात की, वो कौन से राजयोग बनेंगे? एक तो आपको ये समझना होगा कि किस प्रकृति के राजयोग शक्तिशाली होते हैं। जिस राजयोग में दंडाधिकार हो। दंडाधिकार वो क्या होता है? जेल भेजना। अच्छा। निरोध कर देना। हाँ। पाबंद कर देना। हाँ। वो राजयोग सबसे शक्तिशाली है। उनका संबंध क्षेत्राधिकार से हुआ। अब क्षेत्राधिकारी तो इनकम टैक्स ऑफिसर भी हो गया, एक प्रिंसिपल अपने स्कूल के क्षेत्राधिकारी हो गए, वो शक्तिशाली नहीं है। पर मजिस्ट्रेट शक्तिशाली है। चीफ जस्टिस प्रधानमंत्री को भी बुला सकता है और सहारा श्री को भी बुला सकता है। तो सबसे शक्तिशाली योग क्षेत्राधिकार पर आधारित हैं और दंडाधिकार पर आधारित हैं। इसका पैसे से कोई संबंध नहीं। एक चीफ जस्टिस का या जज का धनी होना कतई जरूरी नहीं। दूसरे वो राजयोग हैं जो सजा तो नहीं दे सकते पर शासन करते हैं। अब ये तुलना करनी होगी कि नरेंद्र मोदी शक्तिशाली हैं या टाटा बिरला शक्तिशाली हैं। टाटा बिरला नरेंद्र मोदी नहीं बन सकते, नरेंद्र मोदी टाटा बिरला नहीं बन सकता। तो उनके धनयोग तो है पर राजयोग नहीं है। राजयोग तब हुआ जब आप किसी अधिकार की पालना कराने में सक्षम हो। तो ये आर्थिक दंडाधिकारी हो गए, सेल टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स। अब इसमें निरोध की क्षमता दे दी जीएसटी को, जो अरेस्ट कर सकते हैं। पहले सर्विस टैक्स में अरेस्ट कर सकते थे, तो उनमें दंडाधिकार आ गया। उससे थोड़ा क्षीण उनको है जब पावर्स को डेलीगेट कर दिया कि आप सम्मन जारी कर सकते हो, बुला सकते हो, इंटरव्यू ले सकते हो। आपने एक आयोग गठित कर दिया जो सजा तो नहीं दे सकता परंतु आपको सम्मन दे के बुला सकता है। आप नहीं आओ तो आपके खिलाफ वारंट जारी कर सकता है, सिविल प्रोसीजर कोड में, सीपीसी या सीआरपीसी में। तो दंडाधिकार भी सीमित कर दिया गया पर वो शक्तिशाली राजयोग है। पर उसको टोकने वाला अगर कोई बड़ा अधिकारी है, प्रधानमंत्री जैसे, या राजनेता, या एमएलए, या एमपी, तो वो खंडित राजयोग हो गया। तीसरा वो राजयोग है जिसमें दंडाधिकार नहीं है परंतु आप सारी शासन व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं, उसमें क्षेत्राधिकार शामिल है। नरेंद्र मोदी लंदन के आदमी पर असर नहीं डाल सकते, प्रधानमंत्री हो तो भी, तो क्यों क्षेत्राधिकार की बात हो गई है ना। अब वो राज्यों का दुरुपयोग करेंगे कि साहब हम हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर देंगे, तो उसकी निंदा हो जाएगी। वो शाश्वत नहीं है, वो सार्वभौम नहीं है, उसको सबका समर्थन नहीं है। तो अमेरिका का योग बाधित हो गया। वो करे तुम रोको, हम उड़ा देंगे इसको, आपके जहाज को। यानी राजयोग को या धनयोग को
नैतिक समर्थन और सत्ता का समर्थन और जनता का समर्थन आवश्यक है। तो आप इसमें कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। तो मैंने जो परिभाषा दी है उसमें दंडाधिकार जिसको है, निरोधाधिकार है, जिसमें आदमी को जेल में बंद किया जा सकता है, वो सबसे शक्तिशाली राजयोग है। न्यायाधिकार है वो। और उसके बाद जो आर्थिक दंडाधिकारी हैं उनको भी उत्तम कोटि का राजयोग है। पर जो राजभवनों में ही बैठते हैं, देश की हर व्यवस्था को संचालित करते हैं, यानी संसद से संबंधित व्यक्ति, वो भी उच्च कोटि का राजयोग है। 3-4 कैटेगरीज है। बाकी जो छोटे छोटे राजयोग हैं कि तहसीलदार तहसील का मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एसडीएम सब डिविजनल का, कलेक्टर जिले का अधिकारी है ना। तो सीआरपीसी के अधीन जो मजिस्ट्रेट बनते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिनकी निरोधात्मक शक्तियाँ होती हैं, रोक सकते हैं जो, पर दंड देने पर अपराध करने के बाद जो दंड देते हैं वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होते हैं, उनका क्षेत्राधिकार अलग है। सर यहाँ पे मैं राजयोग की बात करना चाहूँगी कि एक कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो ये बताएंगे कि ये चार्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जिनको उच्च कोटि के राजयोग हैं, जिनमें क्षेत्राधिकार और दंडाधिकार शामिल हैं, उनमें वो योग केंद्र और त्रिकोण के ग्रहों से संबंधित हैं। त्रिकोण के अधिपति लग्न, पंचम और नवम के स्वामी ग्रह जो हैं और केंद्र के अधिपति ग्रह जो हैं, ये यदि आपस में संबंध करते हैं तो राजयोगों की सृष्टि करते हैं। जरूरी नहीं कि राजयोग धनदायक ही हो। दूसरा, कुछ फलित ग्रंथों में, होरा ग्रंथों में ऐसे राजयोग भी हैं जिनमें केंद्र त्रिकोण संबंध का होना आवश्यक नहीं, जैसा कि पाराशर जी ने कहा है। चंद्रमा अति शक्तिशाली होकर केंद्र में बैठे तो भी राजयोग देते हैं। कई ग्रह शनि जैसे बहुत शक्तिशाली हो जाए कुंडली में, वो राजयोग दे देते हैं कि उनका क्षेत्राधिकार से संबंधित है। दूसरी तरफ जेमिनी जैसे ऋषि ये कहते हैं कि साहब आपका जो पद लग्न है उसे दूसरे भाव में उच्च के ग्रह बैठ जाएं तो वो राजयोग देते हैं। श्रीमंत योग नाम दिया गया, श्रीमान भी है और राजयोग भी, दोनों मिला के हैं। तो इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज हैं। हम एक बात मान सकते हैं, केंद्र त्रिकोण संबंध हो जाए या कोई ग्रह अति शक्तिशाली हो जाए तो वो राजयोग देते हैं। सर जैसे अगर हम कुछ राजयोगों की बात करें, मान लीजिए गज केसरी हो गए, वो राजयोग होना जरूरी नहीं है। जीवन में सफलता के मुकाम तक पहुंचा दे वो तो गज केसरी हो गए। गज और केसरी के जिसमें लक्षण हो, पर राजा की कृपा होनी जरूरी राजयोग अगर है तो। इसलिए बहुत सारे ऐसे योग हैं जो प्रसिद्धि की ओर ले जाते हैं, जैसे पंच महापुरुष योग है, उनका राजयोग से इतना स्पष्ट संबंध नहीं है। पर पंच महापुरुष योग में से कोई ऐसा ग्रह इतना शक्तिशाली हो जाए, जैसे मंगल है, तो मंगल भूमि का क्षेत्राधिकार देता है। तो क्षेत्राधिकार और दंडाधिकार दोनों अगर मंगल ने दे दिए तो राजयोग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए अधिकांश ग्रह राजयोग नहीं है। अधिकांश ग्रह सफलता देने वाले हैं, पर जिनमें दंडाधिकार और क्षेत्राधिकार हो गए वो राजयोग बनाते हैं। जैसे दशम शनि हो गया जी, उच्च का हो गया, तो आपको निश्चित राजयोग देगा, क्षेत्राधिकार भी देगा, दंडाधिकार भी देगा। पर ऐसा दंडाधिकार भी खराब है जिसमें हिटलर है, मुसोलिनी है, भुट्टो है, जिनके दशम में उच्च के शनि है। तो ऐसा दंडाधिकार जिसका अंत आपकी बर्बादी में छुपा हो। सद्दाम हुसैन खंदक में मरा, नेपोलियन जेल में मरा, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जेल में मरा, हिटलर खंदक में मरा, मुसोलिनी खंदक में मरा, नेपोलियन बोनापार्ट ने 27 देश जीत लिए। कैसा राजयोग है जो 7 साल जेल में बिताया? तो समझना तो पड़ेगा। अखंड राजयोग नहीं है, राजयोग की सीमा होती है। अच्छी दशाएं उतरते ही वो राजयोग राजा से भिखारी बना सकता है या भिखारी को कभी राजा भी बना सकता है। तो कोई स्थायी भाव नहीं इनको लेकर। सर अगर जैसे आपने योगों की बात की, तो और कौन से पावरफुल योग हैं? जैसे आपने गज केसरी योग की बात की, और ऐसे कौन से योग हैं? पंच महापुरुष योग में 5 योग आते हैं। शुक्र भी केंद्र से चंद्रमा से केंद्र में शुक्र हो तो वो भी राजयोग देते हैं। नरेंद्र मोदी के मैंने टर्न दिया, ये ज्योतिष ग्रंथों में नहीं, शुक्र केसरी हो गया। शुक्र केसरी, गज केसरी, गज केसरी की टक्कर में। अच्छा, आप ध्यान दें कि शुक्र राक्षसों के गुरु थे, असुरों के गुरु, बार बार इंद्र आदि को से उतार देते थे
और कभी 50,000 साल, कभी 1,00,000 साल शासन करते थे। यानी शुक्र भी राजयोग दिलाते हैं अपने शिष्यों को। नरेंद्र मोदी के चंद्रमा से केंद्र में जब बृहस्पति होते हैं तो गज केसरी योग कहलाता है। अगर चंद्रमा से केंद्र में शुक्र हो तो वो क्यों नहीं राजयोग दिलाएंगे? नरेंद्र मोदी के दोनों हैं, चंद्रमा से चतुर्थ दशा में गुरु और शुक्र है उनके, तो उनका राजयोग और सब राजयोगों से भी विशिष्ट हो गया। आप ये तो मानेंगे कि ट्रंप से ज़्यादा लोकप्रिय नरेंद्र मोदी हैं। पुतिन के ऊंचा राजयोग है, पर ट्रंप जैसी कुख्याति पुतिन को नहीं हुई। काम तो उन्होंने भी बड़े बड़े किए हैं, पर ट्रंप जैसी कुख्याति नहीं हुई। तो ये दूषित राजयोग है, चाहे हिटलर हो, चाहे ट्रंप हो, चाहे मुसोलिनी हो, चाहे सद्दाम हुसैन हो, तो ये दूषित राजयोग है। ऐसे बहुत सारे योग हैं, करीब करीब 300 योग ऐसे हैं शास्त्रों में। सब हर किसी का नाम लेना संभव नहीं है, पर ये ग्रह जब दशम भाव से या पंचम भाव से संबंध रखते हैं, कोई भी ग्रह, तो पंचम भाव पद प्रतिष्ठा देता है, दशम भाव सीधा शासन देता है। सर मैं 1-2 और योगों की बात करना चाहूँगी। जैसे एक हमसा योग कहा जाता है, गुरु का योग है। हाँ, उससे क्या होता है? हंस योग आपको महान बनाएगा, पर बृहस्पति अपनी प्रकृति के गुण देंगे उनको। हंस योग राजयोग नहीं है, अच्छा, परंतु अपनी प्रकृति, बृहस्पति की प्रकृति क्या है? सच बोलना, ज्ञान बांटना। हाँ, ज्ञान बांटना। नहीं, ज्योतिष में बैंकर भी माना है। हाँ, बैंकर भी माना है। हाँ, अगर दशम भाव से बृहस्पति के संबंध हो गया तो मार्केटिंग और फाइनेंस में MBA करेगा। तो बृहस्पति के बहुत सारे गुणों में ये भी है, टीचर बनना, टीचिंग, प्रीचिंग, कंसल्टेंसी, है ना, वित्त, ये सब बृहस्पति के हैं। और देवगुरु तो ही है, सलाहकार वर्ग जितना भी धरती पर है वो बृहस्पति के प्रभाव में, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एस्ट्रोलॉजर, वास्तुशास्त्री, कोई भी, वो देवगुरु के प्रभाव में। वो इंद्र को सलाह देते हैं और ये भी सलाह देते हैं, चाहे वो राज्याधिकारी हो चाहे आम जनता हो। तो हर ग्रह की अलग अलग प्रकृति है। पंच महापुरुष योग में हंस योग प्रमुख है क्योंकि बृहस्पति से संबंधित है, परंतु जितने भद्र योग है, मतलब आप यूँ मत समझिए कि ये राजयोग ही देगा। ओके। पर वो ग्रहों के बारे में प्रसिद्ध है कि वो अपनी ही दशा में फल देते हैं, सब श्रेष्ठ फल। अच्छा। दूसरा, वो अपने विषय में फल देते हैं। तीसरा, वो अपनी दिशा में ले जाके फल देते हैं। बृहस्पति पूर्व दिशा में ले जाएंगे, पूर्व में शक्तिशाली होते हैं बृहस्पति। मंगल दक्षिण दिशा में ले जाएगा। एक बार मैं खुद अमेरिका जाने की ताक में बैठा था कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया से बुलावा आया, इसको उनकी सिफारिश थी। मैंने कभी फॉर्म नहीं भरा वीज़ा का, वहाँ के मिनिस्टर का फ़ोन एम्बेसी में हो गया और एम्बेसी का फ़ोन मेरे पास आया, मिस्टर शर्मा प्लीज जस्ट कम टू दिल्ली एंड साइन योर पेपर। फॉर व्हाट? यू हैव टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, डोंट यू नो? मुझे पता ही नहीं। ये ग्रह ऐसे भी करामात देते हैं, आदमी सोच ही नहीं सकता। जयपुर महाराजा एक बार कहीं गए इसरोदा गांव में, एक साधारण से रजवाड़े के एक बालक को लाए और वो जयपुर के इतिहास का सबसे शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट सिद्ध हुआ, माधो सिंह। एक बिहार के गांव का बच्चा था, उसको एक मैच में खेलने का चांस मिल गया, उसने कुछ रन बना दिए। उसने आके फिर टेस्ट मैच में आकर उसने सेंचुरी बना दी। सूर्यवंशी का उदाहरण लो, 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा गया, अब उसने छक्के छक्के मार दिए, अगली बार 10-20 करोड़ का हो गया वो। अब ये अप्रत्यक्ष राजयोग इसलिए भोगेंगे कि वो जब कहीं भी जाएंगे उनकी प्रोटेक्शन में पुलिस खड़ी मिलेगी, ये भी राजयोग है। शासन उनके इंतजाम करता है। सर इसी से आप लग्न की बात करना चाहेंगे। आपके अनुसार क्या कोई ऐसे पर्टिकुलर लग्न हैं जो कि बहुत पावरफुल होते हैं, कि अगर ये लग्न मिला है तो मतलब आपको बहुत शक्ति, बहुत पावर मिली है? राशि या लग्न को एक ही मान के चलो जी, ठीक है। इस समय देश पर जो शासक वर्ग है वो वृश्चिक राशि वाला, चाहे वृश्चिक लग्न हो चाहे वृश्चिक शुक्ल, उसका अब चंद्रमा नीच वर्ग के होते हैं, नीच वर्ग कहलाता है, पर वही लोग शासन कर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। वृश्चिक कौन होता है? स्कॉर्पियो, डंक पीछे होता है, तो श्रेष्ठ कूटनीतिकार होते हैं। किसी को पिटवाना हो
पता ही नहीं चले और उन्हीं का कोई प्यादा पीट आएगा, है ना। ऐसे जिनमें स्थायित्व का लक्षण है वृषभ लग्न है। सिंह लग्न को सिंह माना गया। शेर तो शेर है, जंगल का राजा है। यस। सूर्य से प्रेरित है। सूर्य ये सबको न्याय देते हैं, पर कोई पौधा जल जाता है, कोई प्राणदान पाता है सूर्य से। सिंह लग्न भी ऐसी है, वो किसी की परवाह नहीं करता और श्रेष्ठ शासन करता है। तो हर लग्न का अलग अलग कैरेक्टर है। ये माना जाता है मंगल अगर कुंडली में बलवान हो, बलवान होने के कुछ टर्म्स हैं, जैसे षडबल है या वर्गोत्तम है या कुंडलियों में अच्छे हैं या दिग्बल दिशाबल प्राप्त है उनको, तो सेनापति बनाते हैं। सिंह लग्न राजा बनाती है। वृषभ लग्न धीरे धीरे करके 50 साल तक, वृषभ बैल को कहते हैं, घिस घिस के सरपंच से मंत्री तक पहुंच जाता है। तो वैसे तो हर लग्न राजयोग जैसी सफलताएं दे सकती है, पर कुछ लग्न खास हैं। एडेप्टेशन जो है, वातावरण और देशकाल के हिसाब से अपने नीतियों में परिवर्तन करके सफलता प्राप्त करें। उनमें जो द्विस्वभाव लग्न हैं, उनमें मिथुन कन्या शामिल है। पर धनु को प्रशासनिक लग्न माना गया। दे आर बाउंड टू एडमिनिस्टर वट एवर दे गेट इन देयर लाइफ, इसलिए धनु लग्न भी प्रशासनिक लग्न होनी गई है। साथ में ये भी माना गया ये जोखिम वाली लग्न है, उठापटक करा देती, उत्थान पतन धनु राशि करा देती है। जैमिनी ऋषि तो हमेशा ही कहते हैं, जैमिनी तो कि धनु में पतन भी हो सकता है और उत्थान भी हो सकता है। तो कुछ लग्न खास हैं, उनके मैंने 2-3 लग्नों का उल्लेख किया है। वृषभ, उनमें आदर्शवाद ज़्यादा मिलेगा। मेष लग्न में आदर्शवाद नहीं मिलेगा, इसलिए वो स्थायी वृत्ति नहीं होती इनकी सफलता की। मेष कहते हैं मेंढे को, वो खट राशि बदल चर राशि होती है, वो सब्जेक्ट बदल लेते हैं, जगह बदल लेते हैं, घर बदल लेते हैं, शहर बदल लेते हैं। सर लेकिन मेष तो मंगल का है, मंगल को तो पावर से एसोसिएट किया जाता है, फिर क्यों पावरफुल नहीं है? पावरफुल है, पर जैसे वृषभ लग्न ये सोच लेगा कि मेरे को तो इस लक्ष्य को जब 25 साल लगे पर प्राप्त करने हैं, ये गुण मेष में नहीं होता, इसलिए उनकी सफलताएं तीव्र और क्षणिक होती हैं, ज़्यादा लंबी नहीं टिकती। पर एडेप्टेशन के हिसाब से देशकाल को अपना कर अपने आप में परिवर्तन करने की जो क्षमता है, वो मिथुन और कन्या में सबसे ज़्यादा। मीन राशि या मीन लग्न में एक दोष है, क्या? कि खुद लुट के भी जनता की सेवा करते हैं, गिविंग, उनको देना आता है, चाहे खुद बर्बाद हो जाए उसमें। इसलिए 4 दोस्त हैं तो उनमें खर्चा वही करेगा मीन वाला। अगर मीन राशि वाला 4 दोस्तों में बैठा है तो चाहे उम्र में छोटा है चाहे गरीब है, और खर्चा वो देने की चेष्टा करेगा। ये दोष भी है और गुण भी है कि ज़्यादा चैरिटी उनके दिमाग में होती है, तो उसको आप गुण भी ले सकते हो, दोष भी ले सकते हो। इंटरेस्टिंग। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका लग्न कौन सा है। सर इसी से हम नक्षत्र की बात करते हैं, आपके अनुसार कौन से नक्षत्र बहुत ही ब्लेस्ड और पावरफुल नक्षत्र हैं? और मैं यहाँ चंद्रमा के नक्षत्र की बात कर रही हूँ, जन्म नक्षत्र। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा नक्षत्र ज़्यादा देता है। अब एक मैं बहुत ऐसी बात कह रहा हूँ जिस पर आम ज्योतिष में विचार नहीं किया जाता। नक्षत्रों में हमारे कर्म जमा होते हैं, अभी तक भारतीय ज्योतिष यही जानती है। इंडियन मैथोलॉजी में जिस नक्षत्र के सामने चंद्रमा आए उस नक्षत्र की जन्म की दशा होगी, पर नक्षत्रों के आगे भी कहीं कर्मफल जमा होते हैं, ऐसा उल्लेख भारतीय होरा ग्रंथों में नहीं है। अब इस नक्षत्र में तो 20 वर्ष की दशा है और अगले नक्षत्र में 6 साल की सूर्य की दशा होगी। ये क्या बात हुई? उनका एंगुलर डिस्टेंस तो 13 डिग्री 20 मिनट एक नक्षत्र की, तो इस 13 डिग्री 20 मिनट में तो 20 साल की महादशा शुक्र की, और अगले में 6 साल की हो जाएगी सूर्य की महादशा। इसका मतलब कर्मों का जो नियामक है वो कोई और सत्ता है। ये तो मैकेनिकल रोटेशन है चंद्रमा का, उसने तो 24 घंटे से ज़्यादा रहना ही नहीं है एक नक्षत्र में। फिर एक कर्म कौन बदलता है, कर्मफल कौन बदलता है? इसमें शक्तिशाली वही नक्षत्र है जिसमें जन्म होने के बाद उसके जीवन काल में नवम भाव के या दशम भाव के स्वामी की या पंचम भाव के स्वामी की दशा आ जाए। इस जीवन का फल प्रदाता वही नक्षत्र है
जो उन ग्रहों की दशाओं को जीवन में आने का मौका दे जो कि पंचम, नवम, दशम या लग्न भाव के स्वामी हों, क्योंकि वही सफलता देते हैं। वह नक्षत्र कमजोर हो जाए, चाहे साधु हो जाए, चाहे डाकू हो जाए, उल्टा भी तो फल दे सकता है ना, कि जो नक्षत्र ऐसे दशा में जन्म दे बच्चे को जिसके आने वाली दशाएं छठे, आठवें, 12वें भाव की हों और सफलता धुल जाती है, खासतौर से जवानी में। अगर जवानी में 8वें भाव की दशा पड़ गई 10-20 साल की, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये एक सोचने का दृष्टिकोण है। यद्यपि नक्षत्रों के कैटेगराइजेशन है ना, यहाँ एक अलग सोच है कि उसमें तो एक निश्चित फल देते हैं, और इसमें नक्षत्रों और ग्रहों में लड़ाई होती है कि जन्म कैसे देना है। मैं बताता हूँ, उस नक्षत्र ने यह तय किया कि मैं अपनी दशा में इसको जन्म दूंगा, परंतु वो प्रेग्नेंट लेडी जब घर से हॉस्पिटल के लिए चलती है तो ग्रहों में लड़ाई शुरू हो जाती है कि इसकी जवानी में मेरी दशा आएगी कि तेरी दशा आएगी, और डॉक्टर तो कह देता है 3 दिन बाद आना, या रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती है। तो नक्षत्र और ग्रहों में यहाँ एक चलता है संघर्ष, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। जटिल है थोड़ा सा प्रश्न, तो इसलिए ये कहना कि यही नक्षत्र खास बड़ा फल देगा पूरा सच नहीं है। पूरा सच है कि जिस नक्षत्र में जन्म हो वह नक्षत्र अगर जीवन काल में केंद्र त्रिकोण के स्वामियों की महादशा दे देता है तो वही नक्षत्र शक्तिशाली है, क्योंकि वो निर्णायक हो गया जीवन का। केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों की दशा आ जाए जी। उनमें भी लग्न, पंचम, नवम और दशम, ये 4 महत्वपूर्ण है। केंद्र के भावों को लेकर इतना नहीं जितना इन 4 भावों को लेकर है। ओके सर, कुछ गणमूल नक्षत्र भी होते हैं ना जिन्हें बहुत नेगेटिव माना जाता है कि अगर इनके अंदर बच्चा पैदा हो गया तो वो परिवार के लिए बहुत बुरा होगा, उसके ऊपर आपका क्या विचार है? 3 ग्रह बुध के और 3 ग्रह केतु के, ये 6 गंडमूल कहलाते हैं, है ना। द्विस्वभाव राशियों के, चर राशियों के 4, 8, 12 के अंतिम जो नक्षत्र हैं, है ना, वो गंडमूल में आते हैं, और द्विस्वभाव राशियों के जो पहले नक्षत्र है वो गंडमूल में आते हैं। ये गणना है। इनके फल होरा ग्रंथों में लिखे गए हैं कि पहले चरण में जन्म ले तो ये हो, दूसरे चरण में जन्म ले तो ये हो, तीसरे चरण में जन्म ले तो ये है। तो इनको थोड़ा सा दिक्कत वाले नक्षत्र माना गया है कि ये दंड देते हैं। उनके शमन के लिए ऋषियों ने ये कहा है कि थोड़ा बड़े कठोर हैं उपाय ऋषियों के। जैसे किसी नक्षत्र में कह दिया 27 दिन तक पिता मुँह ही नहीं देखे। अब ये तो आजकल पालन कोई कर नहीं सकता, वो तो वहाँ जन्म लेता है हॉस्पिटल में, और सबसे पहले पिता ही पहुँचता है ना। फिर भी एक उपाय आजकल लागू किया जा रहा है कि वो नक्षत्र अगली बार जब भी पड़े, हर 27 दिन में वो नक्षत्र लौटता है, उस दिन उसकी मूल शांति कराई जाए। मूल वाले बच्चों को पहले तो नाम ही मूलिया जैसे रख देते थे, हाँ, कि मूल में पैदा हुआ है। हाँ। अब ये करते हैं कि जो मूल में पैदा हुए बच्चे, उनका 27वें दिन मूल शांति हो जाए। तो उन बच्चों के बारे में आमतौर से ये है कि या 7, 8, 10 साल तक तो खुद तकलीफ पाते रहते हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, निमोनिया, ये सब होते रहते हैं, और जी गया तो वो महान बनते हैं। ये दोनों ही बातें। अगर मूल नक्षत्र की शांति हो गई, हाँ, तो बच्चे विशेष बनते हैं, साधारण नहीं रहते। और अगर शांति ना हो किसी की, तो क्या फिर भी वो पावरफुल या बेनिफिशियल होते हैं? वो नक्षत्र की पावर मिली है इसलिए वो एक निजी उदाहरण बताता हूँ जी। मेरे बड़े पुत्र का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ, जो कि मूल नक्षत्रों में से केतु का नक्षत्र। दूर गांव में, मैं जयपुर में था, मेरे दूर गांव में बैठे, तिजारा है मेरा होम टाउन, मेरे चाचा को फ्रैक्चर हो गया। उन्होंने फोन किया, अरे कोई मूलिया जन्म है क्या? ये प्राचीन धारणा है। हाँ। मेरे चाचा बोलते कोई मूलिया जन्म है क्या घर में आसपास? हाँ। तुम बताओ। मैं कि मेरी घर में जन्म है। अरे तभी तो गड़बड़ हुई। प्राचीन भारत में ये बातें बहुत चलती थी हैं। तो इसलिए उसी नक्षत्र में यदि किसी अन्य का जन्म हो जाए, जैसे मेरा मूल नक्षत्र में जन्म है,
अब आगे जो भी मेरे घर परिवार ब्लड रिलेशंस में अगर और कोई उस नक्षत्र में जन्म लेगा तो उन पर आँच आएगी जो उस नक्षत्र के, ऐसी पौराणिक मान्यताएं हैं। सर यहाँ से मैं वर्ग कुंडली की इम्पोर्टेंस भी समझना चाहूँगी। वर्ग कुंडली किस प्रकार बताती है कि बहुत पावरफुल आपकी कुंडली है? कौन कौन सी वर्ग कुंडलियों को हम देखेंगे? हर लग्न में और हर ग्रह के लिए ऋषियों ने एक खास अंश तलाश किया जो उसका सबसे शक्तिशाली पार्ट है। तो वर्ग कुंडलियों में अलग अलग डिग्रीज के वर्ग कुंडलियां बनाई गई। कोई 2.5 अंश की है, कोई 3 अंश की, कोई 4 अंश की है, कोई 60वें अंश की कुंडली है। और उन जीवन के जितने भी विषय हैं उनको वर्ग कुंडलियों में बांट दिए गए हैं। जैसे नूनम नवांशे तु कलत्र सौख्यम, नवम कुंडली से कलत्र सुख देखा जाए। पत्नी सुख नहीं, कलत्र सुख। तो ऐसे ही चतुर्थांश है, एक लग्न का एवरेज मान 1.5 घंटे से 2 घंटे मान लो, तो 4 भागों में बांट दिया। ऐसे ही दशमांश है, एक कुंडली को 10 टुकड़ों में बांट दिया, एक लग्न को 10 टुकड़ों में बांट दिया। दशमांश से राजयोग देखा जाता है। विंशांश कुंडली से उपासना ज्ञानम ये देखा जाता है। तो विषयों में बांट दिया। इनसे भी ज़्यादा डेवलपमेंट नाड़ी में हुआ है। नाड़ी ज्योतिष में 150 भाग एक लगन के टुकड़े किए जाते हैं। उसका भी उत्तर भाग और प्रथम भाग में देखा जाता है। एक तरह से 20 से 40 सेकंड तक के अंश तलाश करके पूरा जीवन फल उससे बता दिया जाता है। और राजयोग वाली कुंडली से कलत्र सौख्यम नहीं देख सकते, कलत्र सौख्यम से राजयोग नहीं दे सकते। इसलिए जन्मपत्रिका देखी, चंद्र लग्न देखी और सीधे उस सब्जेक्ट से संबंधित वर्ग कुंडली पर जाना पड़ता है जिस विषय में आप सवाल पूछ रहे हैं या ज्ञान करना। जैसे नवांश कुंडली से राजयोग नहीं तलाश कर सकते, दशांश कुंडली से तलाश कर सकते। तो नवांश का किस हद तक रोल है सर? क्योंकि नवांश को फ्रूट ऑफ द लग्न कहते हैं ना। बल्कि और भी अच्छा शब्द है कि लग्न शरीर है तो नवांश आत्मा है। वाह। तो सार तत्व जो है कुंडली का कुल मिलाकर वो नवांश कुंडली में। सर फिर नवांश को सिर्फ मैरिज तक ही क्यों लिमिट कर दिया जाता है? गलती है। हिंदुस्तान में बहुत बड़ी गलतियां चल रही हैं। जैसे लक्ष्मी जी को केवल धन देने वाला माना है। अब महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती में तो संसार के सारे विषय बंटने चाहिए ना। वो केवल धन के लिए लक्ष्मी को पूछते हैं, जब उनके डिपार्टमेंट में 100 सब्जेक्ट्स हैं। तो इस तरह से लोग गलतियां करते हैं। बहुत सारे विषय देखे जा सकते हैं, पर सुपर स्किल ढूंढनी हो किसी विषय में तो आपको संबंधित वर्ग कुंडली में जाना पड़ेगा। नवांश कुंडली उपासना ज्ञानम या गुरु के बारे में नहीं बता सकती, विंशांश कुंडली बता सकती है। माता पिता के बारे में जानना हो तो द्वादशांश कुंडली देखनी जरूरी है, वो नवमांश कुंडली से नहीं पता चलेगा। पर कुंडली की कुल मिला के जो सामर्थ्य है, टोटल स्ट्रेंथ है, वो नवांश कुंडली से पता चलता है। सर पावर को बहुत बार फेम से, कि आप कितने फेमस हैं, आप कितने रिकग्नाइज्ड हैं, उससे भी एसोसिएट किया जाता है। तो इंटेंस फेम योग एक कुंडली में कहाँ से पता लगेंगे? कौन से प्लैनेट्स का रोल होगा, कौन सी दशाओं का रोल होगा कि एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फेम मिल रहा है? क्या ये भी पूर्व पुण्य से एसोसिएटेड है? निश्चित रूप से पूर्व जन्म के फलों से तो ही सब कुछ संभव है। पर यदि आपको तलाश करना हो कि किस विषय में जाएगा, क्या प्रसिद्धि मिलेगी, तो ज्योतिष में ग्रहों की ताकत, बल का अनुमान लगाने की एक पद्धति विकसित की है जिसको षडबल पद्धति कहते हैं, 6 फोल्ड स्ट्रेंथ। यानी 6 तरह के फॉर्मूलों से निकाल के और उस ग्रह की टोटल स्ट्रेंथ नापी जाती है। जैसे आपके जीवन में कितना सोना है, कितना कैश है, कितना ज़मीन है, उनसे मिला के आपके अमीरी का स्टेटस तय करते हैं। तो षडबल पद्धति में जिस ग्रह की सबसे ज़्यादा षडबल हो वो ग्रह अपने विषय में काम कराएगा, अपनी दिशा में ले जाएगा और अपनी दशा में फल देगा। और पूरे लाइफ को टोटल साइकोलॉजी ऑफ द पर्सन विल शिफ्ट टुवर्ड्स दैट ए पावरफुल षडबल होल्डिंग, मतलब उस प्लैनेट की प्रवृत्ति उस व्यक्ति की बन जाएगी। मेरा उदाहरण बताता हूँ। हाँ। मेरे मंगल का षडबल सबसे ऊंचा है।
तो मैं वास्तु के क्षेत्र में आ गया। ओके। जब मुझे उत्तरी देशों में जाना था, मैं दक्षिणी देशों में जाना शुरू हो गया, जो कि मंगल की प्रकृति है। जिस दिन मंगल की महादशा शुरू हुई, मैंने उस संस्था की नींव डाली जिसका संबंध वास्तु से, और मेरा जीवन पूरा वास्तु में हो गया। किसी का जमीनें खरीदने का योग है, मान लो, या कोई बहुत विद्वान ही बन, जैसे मान लो बृहस्पति का षडबल सबसे ऊंचा हो गया, तो या तो बहुत टॉप रैंकिंग कंसल्टेंट बनेगा या वो बैंकर बनेगा। ओके। तो सबसे पहले देखिए किस ग्रह का षडबल सबसे ज्यादा है, फिर ये देखिए वो उस ग्रह की दशा कब आएगी जिसमें वो ग्रह श्रेष्ठ फल देगा। यद्यपि बीच बीच में अंतरदशाओं के फल आते रहेंगे, इसके बिना आप कोई बड़ा निर्णय नहीं कर सकते, न नवांश से न दशवांश से। सर, मैं इसी प्रकार बाकी 7 ग्रहों की भी बात करना चाहूँगी। अगर सूर्य का षडबल बहुत सबसे हाईएस्ट है तो उस व्यक्ति का क्या होगा उसकी लाइफ में? यश, प्रतिष्ठा, आत्मा की बात करने वाला, मोक्ष की बात करने वाला, शरीर में हड्डियों पर नियंत्रण करने वाला, महाक्रोधी, न्याय करने वाला। सूर्य के ये पक्ष हैं। राजयोग देने वाला है। सूर्य बलवान है तो राजयोग आएगा ही आएगा। तो सूर्य दुर्गुण भी साथ लाता है जी। चंद्रमा का हो तो? चंद्रमा है तो अपने गुण देंगे। मैंने कहा हर ग्रह अपने अपनी दिशा में ले जाता है, अपने विषयों में सफलता देता है और अपनी दशा में फल देता है। चंद्रमा गंधर्वराज है। पहले ये तय हुआ था ऋषियों और देवताओं के बीच में कि 10 दिक्पाल नाम सुना होगा आपने। yes. 10 दिशाओं के दिक्पाल, कि दिक्पाल बनाने के लिए आधे तो देवताओं से लेंगे, आधे ग्रहों से लेंगे। अब ब्रह्मा जी के ग्रैंडसन थे चंद्रमा, अत्रि पुत्र हैं, और अत्रि ब्रह्मा के मानस पुत्र माने गए। तो अब ग्रैंड चिल्ड्रन पे मन होता है, तो चंद्रमा को उन्हें कुछ बनाना चाहा, वो कुछ थे ही नहीं, तो उन्होंने गंधर्व प्रदेश दे दिया। गंधर्व प्रदेश कौन सा है? अफगानिस्तान। तक्षशिला तो आजकल रावलपिंडी है, और अफगानिस्तान ईरान है। इसको लेके मैंने कई भविष्यवाणियाँ की हैं कि ब्लड रेड मून आ रहा है पिछले कई सालों से, तो मैं गंधर्व प्रदेश हमेशा पीड़ित रहेगा। तो आप देख ही रहे हैं। तो गंधर्व विद्याएं देता है चंद्रमा, सम्मोहन देता है, स्त्रियां देता है, धन देता है, चंचल मन वाली सारी चीजें देता है। तो चंद्रमा का अपने विषय है। जल पर नियंत्रण है, सारे संसार के जल पर नियंत्रण है चंद्रमा का। डेफिनेटली सर, तो हमने बहुत सारे एस्पेक्ट से आज एक पावरफुल चार्ट को समझने की कोशिश की। हमने नक्षत्र, लग्न, योग, राजयोग, दशाएं, डिविजनल चार्ट, सब कुछ समझा। सो आई एम श्योर कि एक बहुत ही कंप्लीट और फुलफिलिंग डिस्कशन था। बाकी हमारे व्यूअर्स बताएंगे। बहुत अच्छा लगा आज आपसे डिस्कस करके। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का डिस्कशन कैसा लगा। आपका कौन सा लग्न है, कौन सा नक्षत्र है, कौन से योग, कौन से राजयोग आपके चार्ट में बन रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आने वाले डिस्कशन में मैं से और कौन से टॉपिक्स पर बात करूं वो भी मुझे लिखिए। मैं आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।